यहाँ भी ऑप्शन क्या है, बोथ, नन ऑफ द अबव। वो ऑप्शन क्या करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस पर घाव मारते हैं। ये जो ऐसे ऑप्शन है ना, आपके कॉन्फिडेंस पर घाव मारते हैं और आपके मन में, आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो ये जो अगर ऐसे ऑप्शन आए ना, तो कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस की लड़ाई शुरू हो जाती है हमारे दिमाग में। तो जब कॉन्फिडेंस कंफ्यूजन पर भारी रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन अगर कंफ्यूजन ने कॉन्फिडेंस को कवर कर दिया, ओवरटेक कर दिया, तो जीतेगा कौन? कंफ्यूजन। तो हमारी दूसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या थी, इंसुलिन कंटेनिंग हाउ मच अमाइनो एसिड्स। ऑप्शंस क्या है हमारे, 55 अमाइनो एसिड से, 31 अमाइनो एसिड से, 21 अमाइनो एसिड से, 51 अमाइनो एसिड से। पहले बात करेंगे इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, कहां से रिलीज होता है, बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। कहां से रिलीज होता है, बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। उसका रोल क्या है कि वो शुगर लेवल मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। सो वही इंसुलिन है, हार्मोन है, वो कहां से रिलीज होता है, बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। उसका रोल क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाए तो इंसुलिन उसका यूटिलाइजेशन इंक्रीज करता है, तो उससे ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होता है। तो वो बाद में बात करेंगे। लेकिन इंसुलिन स्ट्रक्चरली क्या है, अमाइनो एसिड से। इंसुलिन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। So how much amino acids are present in insulin? That is the right option is 51 amino acids. कितने अमाइनो एसिड्स है भाई इंसुलिन में, बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको गलत ऑप्शन चुन लिया। कोई बात नहीं, अब आपके ध्यान में रखना चाहिए कि 51 अमाइनो एसिड्स है इंसुलिन में। अगर कोई पूछेगा आपको इंसुलिन क्या है, तो आपको बताना है वो हार्मोन है और लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है। तो वो पूछेगा कितने अमाइनो एसिड्स है भाई उसमें, तो आप बोल दीजिएगा कि 51 अमाइनो एसिड्स है। तो करेक्ट आंसर होगा। इंसुलिन कहां से रिलीज होता है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास में। उसका रोल क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है भाई। अगर इंसुलिन कम हो बॉडी में, इंसुलिन रिलीज ही कम हो रहा है बीटा सेल्स से, तो क्या होता है, डायबिटीज होता है, शुगर का प्रॉब्लम होता है भाई, वो आजकल बहुत दिख रहा है। तो ये 51 अमाइनो एसिड्स इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, इंसुलिन कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड्स। तो इंसुलिन में क्या होते हैं, दो चेन होते हैं, ए चेन, बी चेन। दो चेन होते हैं। ए चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 21 अमाइनो एसिड्स, और बी चेन में होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इंसुलिन में अमाइनो एसिड्स तो है, 51 है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। दरअसल इंसुलिन है, दो चेन है, वो दो चेन है, चेन ए है, चेन बी है। चेन ए में कितने अमाइनो एसिड्स है, 21 अमाइनो एसिड्स है। चेन बी में कितने हैं, 30 अमाइनो एसिड्स है। टोटल मिलाकर कितने हुए, 51 अमाइनो एसिड्स हुए। तो ये दोनों चेन है, वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। बोथ चेन्स आर लिंक टुगेदर। तो वो लिंकेज क्या है कि टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मींस, डाइसल्फाइड मींस टू सल्फर्स आर देयर लाइक दिस, दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो ये यहां ऐसे दो चेन है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक है टुगेदर, और ए आपको मिलता है इंसुलिन। 30 amino acids in B chain, 21 in A chain. Both chains are linked together by two disulfide bonds. That you have to remember. So ये थी सेकंड क्वेश्चन। तो आपको इंसुलिन के बारे में जीपैट में क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। ये रिलेटेड था कितने अमाइनो एसिड से, वो उसका फंक्शन क्या है, वो कहां से रिलीज होता है, उसका रोल क्या है, अगर उसकी कमी हो गई शरीर में तो क्या कौन सा डिसीज होता है, क्या प्रॉब्लम होती है हमारे बॉडी में, वो भी हम जब इंसुलिन को डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये ध्यान में रखेगा 51 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द इंसुलिन।
चेन ए चेन बी, इन चेन ए 21 amino acids, chain B 30 amino acids, both chains are linked together by 2 disulfide bonds. That things you have to remember. Let's come to the next multiple choice. तीसरा multiple choice question डिस्कस करने जा रहे हैं. उस क्वेश्चन क्या था? स्प्लीन इज ऑर्गन ऑफ विच सिस्टम? स्प्लीन जो है वो किस सिस्टम का ऑर्गन है? तो ऑप्शंस क्या है? डाइजेस्टिव, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो मैं एक बात बताने वाला हूं कि बेसिक सिस्टम आपको पता होनी चाहिए कौन से है, किस सिस्टम में कौन सा ऑर्गन वर्क करता है. तो सिस्टम्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन और दैट नथिंग बट द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेड सिस्टम्स. ओके, तो ये स्प्लीन जो है ना वो है लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन. व्हाट इज द राइट ऑप्शन? लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है. लिम्फेटिक सिस्टम के अनदर ऑर्गन्स कौन से? थाइमस है, लिम्फ नोड है, एंड ये जो स्प्लीन बताया है ना मैंने वो है. लिम्फेटिक सिस्टम का मेजर रोल क्या है? और डिफेंस में, इम्यूनिटी में. इम्यूनिटी में जो रोल होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम्स का होता है. इम्यूनिटी सिस्टम में जो ज्यादातर रोल होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है. और लिम्फेटिक सिस्टम के जो ऑर्गन है, थाइमस है, लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, वो ऐसे ऐसे सेल्स रिलीज करता है और वो परफॉर्म करता है फंक्शंस जिससे हम बच सके. तो इम्यूनिटी में इसका रोल है. ये भी आप डिफेंस में एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी पूरा सरकार है तो उस सरकार में जो डिपार्टमेंट है लिम्फेटिक सिस्टम, वो डिपार्टमेंट डिफेंस का काम करता है. वो डिफेंस मिनिस्ट्री है हमारे बॉडी की और बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स कौन से? स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और जो डिवोडेनम है वो इसोफेगस है, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो बहुत सारे, वो दिमाग का हिस्सा है भाई, तो उसका और स्प्लीन का कोई रोल नहीं. वहाँ ब्रेन है, एएनएस है, पीएनएस है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं है. बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सीखने के लिए आपको. वो सीवीएस क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. हार्ट इज मेजर ऑर्गन वर्क्स इन दैट सीवीएस. सो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे भी मिस कर गए. चलो कोई बात नहीं. अगर ध्यान में अब तो आपको ध्यान में रखना चाहिए स्प्लीन क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन का सिस्टम है. स्प्लीन के साथ थाइमस भी है, लिम्फ नोड भी है, और लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? डिफेंस, इम्यूनिटी का फंक्शन परफॉर्म करती है लिम्फेटिक सिस्टम. हमारी जो अगली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो है हाई सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी और लो लिपोफिलिसिटी इज विच क्लास ऑफ बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम? ये जो बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, क्योंकि जो क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड है, क्लास थर्ड है, क्लास फोर्थ है, वो हमें आइडिया देते हैं हर एक ड्रग की. तो क्लास फर्स्ट क्या है? हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी. क्लास सेकंड क्या है? लो सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी. अब ये सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी का चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं. अगर आपने कोई भी ड्रग लिया तो वो सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि वो डिसॉल्व होना चाहिए स्टमक में. अगर ओरल है तो हम यहाँ बात करते हैं ओरल रूट की. अगर आपने कोई टैबलेट ली, वो चली जाती है स्टमक में. कहाँ चली जाती है? स्टमक में चली जाती है. वहां उसका डिसोल्यूशन होता है. अब ये डिसोल्यूशन होने के लिए वो सॉल्युबल होनी चाहिए कि नहीं वाटर में. तो बाद में डिसोल्यूशन होने के बाद क्या होता है? उसका अब्सॉर्प्शन होता है. अब ये अब्सॉर्प्शन होने के लिए वो लिपोफिलिक होनी चाहिए, वो ड्रग लिपोफिलिक होना चाहिए.
दैट मीन्स वो ड्रग को वाटर में भी सॉलिबिलिटी चाहिए और लिपिड में भी चाहिए, तब जाके ड्रग ब्लड में जाएगा और आपको जो डिजायर इफेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो दिखाएगा। तो ये अब जब हम नया फॉर्मुलेशन डेवलप करने जा रहे हैं और मैंने आप के हाथ में एक ड्रग रख दिया, चलो बनाओ इसका फॉर्मुलेशन बनाओ, ए नाम का ड्रग है, तो मैंने दे दिया आपके हाथ में, बनाओ। लेकिन आपको पता ही नहीं उसकी प्रॉपर्टी क्या है और वो किस क्लास का ड्रग है, विशेष क्लासिफिकेशन सिस्टम में किस क्लास का वो ड्रग है। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आप उसका फॉर्मुलेशन नहीं बना पाएंगे। तो फॉर्मुलेशन कैसे बना? क्लास फर्स्ट से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाई सॉल्युबिलिटी भी है, हाई परमेबिलिटी भी है। दैट मीन्स क्लास फर्स्ट ड्रग्स आर soluble in water or hydrophilic as well as lipophilic. They are having solubility and also in lipid. That's why they dissolve fast and they absorb fast. So that no problem to this class. This is ideal class for oral route. क्लास सेकंड में क्या प्रॉब्लम है? हाई परमेबिलिटी तो है, ड्रग को लिपोफिलिसिटी तो है, दैट मीन्स ड्रग अब्सॉर्ब तो होगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या है? लो है। तो क्या होगा अगर हमने ओरल से ये क्लास 2 का ड्रग लिया, तो क्या होगा? यहां डिसोल्यूशन को टाइम लगेगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? लो सॉल्युबिलिटी है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्लास सेकंड ड्रग लो सॉल्युबिलिटी और लो सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी का क्लास है, उस क्लास का नाम है क्लास सेकंड। तो लो सॉल्युबिलिटी की वजह से डिसोल्यूशन को ज्यादा टाइम लगेगा, और बाद में जब डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा? ड्रग रैपिडली अब्सॉर्ब होगा, क्योंकि परमेबिलिटी ज्यादा है, लिपोफिलिसिटी बहुत है। तो ये जो इस ड्रग के जो इफेक्ट है हमें मिलने चाहिए ओरल रूट के बाद। हम जब ओरल से क्लास सेकंड का कोई ड्रग लेते हैं तो आपको इफेक्ट जरूर मिलेगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये डिसोल्यूशन प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ड्रग की सॉल्युबिलिटी लो है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? अगर हमें क्लास सेकंड का ड्रग दिया जाए, क्लास सेकंड का ड्रग दिया जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस करना चाहिए कि हम उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ाए। ड्रग को लिपोफिलिसिटी है, तो हमें उसको फॉर्मुलेशन ऐसा बनाना है कि वो सॉल्युबिलिटी बढ़े, उस वजह से आपको डिसोल्यूशन क्विक हो और आपको एक्शन भी क्विक मिले। अब तीसरा क्लास क्या है? हाई सॉल्युबिलिटी बट लो परमेबिलिटी। सो ये क्या है? हाई सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी और लो लिपोफिलिसिटी। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्लास थर्ड ड्रग्स आर हाई सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी इन बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो यहां क्या है? सॉल्युबिलिटी तो है, डिसोल्यूशन तो फास्ट होगा ड्रग का, लेकिन ड्रग परमेबल नहीं है, लिपोफिलिसिटी नहीं है उतनी कि वो ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब हो सके। वो हो जाएगा अब्सॉर्ब, लेकिन स्लोली हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लो परमेबिलिटी है। और लो परमेबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो लिपोफिलिक कम है, लिपोफिलिसिटी कम है उस ड्रग की। मैं आपको और एक बार बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज कंसर्न टू फार्मेसी एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सॉल्युबिलिटी हमें क्यों चाहिए? कि ड्रग डिसॉल्व ज्यादा हो, फास्ट हो। अब वो ड्रग डिसोल्यूशन फास्ट हुआ तो क्या होगा? ड्रग अब्सॉर्प्शन के लिए तैयार होगा। तो अब्सॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? कि ड्रग लिपोफिलिक हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करना है भाई, तो लिपोफिलिक होना ही चाहिए ड्रग को। तो ड्रग लिपोफिलिक हो, लिपोफिलिक हो तो ज्यादा परमेबिलिटी दिखाएगा। तो ये बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम है। क्लास फर्स्ट क्या है? हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी। ड्रग लिपोफिलिक भी है और सॉल्युबल भी है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत ही नहीं भाई क्लास फर्स्ट ड्रग से। क्लास सेकंड क्या है? लो सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी। या परमेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है सॉल्युबिलिटी। तो हमें उस पर काम करना होगा अगर हमें कोई फॉर्मुलेशन बनाना है
क्लास सेकंड ड्रग के। क्लास थर्ड का प्रॉब्लम क्या है, लिपोफिलिसिटी का प्रॉब्लम है, तो हमें यहाँ फोकस करना चाहिए। और क्लास फोर्थ क्या है, लो सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी। तो ये तो ज्यादा अब्सॉर्ब भी नहीं होगा ओरल रूट से, इट इज नॉट परफेक्ट फॉर ओरल रूट, बिकॉज सॉल्युबल ही नहीं भाई और लिपोफिलिक भी नहीं। ऐसे एक क्लास है क्लास आईवी, क्लास 4। सो बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको ऐसे ध्यान में रखना है, हाई लो, हाई लो, हाई हाई, लो लो। दैट मीन्स हाई solubility, low solubility, high solubility, low solubility is related to solubility. In permeability, what is that? High high, low low. That means high low, high low, high high, low low. That by using this trick you can remember this classification system. So high solubility, low lipophilicity is a class 3. Remember that class 3 is high solubility, low lipophilicity class. So let's come to the next one. हमारी जो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत सारे ऑप्शन है, लास्ट में ऑल ऑफ द अबव है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस का ये मांझरा है कि हम जब उसे देखते तो हम बेझिझक उसे ही क्लिक कर देते कि और उसे ही राइट कर देते, क्योंकि आपको बहुत सारे मामले में क्या होता है, बहुत सारे एमसीक्यूज में क्या होता है कि वो करेक्ट होता है, ऑल ऑफ द अबव, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड बी, but in sometimes that is there for confusion, that is not right options, but here all of the above is right options. So all of the above is right option. Plasma membrane is outer membrane of cell, वो तो है आउटर मेम्ब्रेन है सेल का भाई, ये आउटर मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट है। लिपोफिलिक इन नेचर, आउटर मेम्ब्रेन है, बना है फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बना है ना भाई, उसको लिपोफिलिक टेल है, हाइड्रोफिलिक हेड से, ऐसा। तो ये लिपोफिलिक इन नेचर तो है, ये भी करेक्ट है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है, वो भी करेक्ट है। तो यहाँ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी ऑल ऑफ द अबव से कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे और कई खुश हुए होंगे कि चलो ऑल ऑफ द अबव, चलो मार देते, मार देना चाहिए, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए, क्या है क्या नहीं है, कोई ऑप्शन मैच करता है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। तो वो जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, और फाइनल ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तो वो है करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो हमारा नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हड्डियों के रिलेटेड है। वो पूछ रहा है कि कितनी हड्डियां हैं हमारे चेहरे पे, हाउ मच बोन्स आर प्रेजेंट ऑन आवर फेस। ऑप्शंस आर 12, 7, 14, 16। तो भाई पहले जान लेते हैं हमारी पूरी बॉडी में कितनी हड्डियां होती है। 206 और 213 के बीच में हड्डियां होती है, उसे 206 ही कहा जा सकता है। 206 जो 207, 206, इन बिटवीन 206 एंड 213 in human body, how much bones are present, that bones are present 206 to 213। वो वैरी हो सकता है, किसी के में 207 है, किसी के में 208 है, किसी के में 206 है, लेकिन ये नंबर इसके बाहर नहीं जाने वाला, हड्डियों का मामला इससे बाहर नहीं जाने वाला। के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, न्यू बॉर्न बेबी जब आप पैदा होते हैं तब हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है। वो कितनी होती है, अप टू 300, दैट मीन 279 टू 300। वो कब होती है, इन्फेंट के। और ये न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहा हूं मैं, न्यू बॉर्न बेबी। और फेस पर कितनी होती है, 14 होती है, ये करेक्ट ऑप्शन है। फेस पर कितनी होती है, 14 होती है। और हमारे नोज पे कितनी होती है, 7 होती है। सिर्फ नोज पर 7 बोन्स है। वो कहाँ है क्या है, आप फोटो देखकर, स्केलेटन देखकर आपको पता चलेगा, आप गूगल भी कर सकते हो। फेस पर 14 बोन्स है, उसमें से नोज पे कितने हैं, नोज पे 7 बोन्स, और बाकी फेस के हिस्से पे है 7। तो 7 + 7 14 बोन्स आर देयर।
So what is the correct option? Correct option is 14. You have to remember what is the number of bones are present in human body, that is the 206 to 213. What is the number of bones present in the newborn baby or infants, that is 279 to 300. After adult, what happens? Some bones are joined together, and how much bones are remain till the death, that is 206, in between 206 to 230. ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन्फेंट जब पैदा होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, हड्डियां छोटी छोटी होती है, ज्वाइन नहीं होती। तो बाद में क्या होता है, हड्डियां एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है और बड़ी हड्डी तैयार होती है। तो हड्डियों की संख्या कम होती है, वो कितनी कम होती है, 206 टू 200, इन बिटवीन 206 टू 230। और न्यू बॉर्न बेबी की अप टू 300 भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर न्यू बॉर्न की 280 के आसपास होती है, अराउंड 280। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि 14 बोन्स आर प्रेजेंट ऑन द फेस, उसमें से नोज पर 7 है। तो हम चलिए नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन लीड्स टू व्हाट? Deficiency of dopamine leads to what? First option is Parkinsonism, second one is Alzheimer disease, third one is heart attack, cancer. हार्ट अटैक और कैंसर तो नहीं होंगे, नहीं होंगे ना? क्यों नहीं होंगे? कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ से, ट्यूमर बनता है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ से। हार्ट अटैक हार्ट के रिलेटेड है, हार्ट के जो मसल जो है वो अगर, और जो नसें हैं हमारे बॉडी की, वेन्स है, उसमें अगर जो कुछ क्लॉट्स हो गए तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उससे हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक का कोई लेना देना नहीं। बचे दो, पार्किंसोनिज्म, अल्जाइमर डिसीज। तो ये जो दोनों है वो क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। पार्किंसोनिज्म भी न्यूरो डिजेनरेटिव है, अल्जाइमर भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो पार्किंसोनिज्म में कौन से न्यूरॉन की कमी होती है और अल्जाइमर में कौन से न्यूरॉन की कमी होती है, यही आपको फाइंड आउट करना है, तब जाके इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। अल्जाइमर क्यों होता है? एसिटिल कोलिन की लेवल अगर डिक्रीज हुई, न्यूरॉन्स कंटेनिंग द एसिटिल कोलिन, जब एसिटिल कोलिन की लेवल कम होगी तो अल्जाइमर होगा। पार्किंसोनिज्म क्या है? डोपामाइन की लेवल जब कम होगी, हमारे ब्रेन में जब डोपामाइन की लेवल कम होगी तो पार्किंसोनिज्म होगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन लीड्स टू द पार्किंसोनिज्म, नो डाउट अबाउट दिस। बोथ आर द न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर। In one, Alzheimer acetylcholine level in brain is decreased, while in Parkinsonism, what happens? Deficiency of the dopamine in the brain. That's why in Parkinsonism, levodopa is given as a treatment. So you have to give dopamine externally. Need to give dopamine externally to as a treatment for the Parkinsonism, because level of dopamine is decreased. Neurodegenerative disorders, both are the neurodegenerative disorders. So you have to remember that Parkinsonism is the right answer. So let's come to the next multiple choice question. तो चलो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस डिस्कस करते हैं, वो है इमल्शन के रिलेटेड। तो यहाँ भी ऑप्शन क्या है, बोथ, नन ऑफ द अबव। वो ऑप्शन क्या करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस पर घाव मारते हैं। ये जो ऐसे ऑप्शन है ना, आपके कॉन्फिडेंस पर घाव मारते हैं और आपके मन में, आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो ये जो अगर ऐसे ऑप्शन आए ना, तो कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस की लड़ाई शुरू हो जाती है हमारे दिमाग में। तो जब कॉन्फिडेंस कंफ्यूजन पर भारी रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन अगर कंफ्यूजन ने कॉन्फिडेंस को कवर कर दिया, ओवरटेक कर दिया, तो जीतेगा कौन? कंफ्यूजन जीतेगा और आप गलत ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस की लड़ाई जब ऐसे ऑप्शन आते हैं तो जारी रहती है, शुरू रहती है। तो विच इमल्सिफायर यूज्ड इन द O/W इमल्शन? तो इमल्शन क्या है? बायफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, उसमें हम दो इमिसिबल लिक्विड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं बाय द यूज ऑफ व्हाट? इमल्सिफायर। इमल्सिफायर डाल के हम क्या करते हैं, अगर ए लिक्विड है प्लस बी लिक्विड है,
वो दोनों इमिसिबल है, एक दूसरे में दोनों इमिसिबल है, बट इमल्सिफायर डाल के हम क्या करते हैं, उसका इमल्शन बना देते हैं, इमल्शन बना देते हैं। तो यह क्या है, कंटिन्यूअस फेज है। ओके, कंटिन्यूअस फेज कौन सी है, जिसकी मात्रा इमल्शन में ज्यादा होगी। अगर ए लिक्विड है, वो हमने डाला है 2 ml और बी लिक्विड है 8 ml है, तो कंटिन्यूअस फेज कौन सी हुई, बी लिक्विड हुई। ये कंटिन्यूअस फेज है। ऑयल इन वाटर, मोस्टली 2 इमिसिबल लिक्विड्स क्या हो सकते हैं, अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑयल इन वाटर। सो ऑयल प्लस वाटर, हम जब इमल्सिफायर डालेंगे, अगर ऑयल की मात्रा कम है, 2 ml है और 8 ml वाटर है, तो कौन सा इमल्शन होगा, O/W टाइप की, क्योंकि वाटर उसमें क्या है, कंटिन्यूअस फेज है। वाटर क्या है, उसमें कंटिन्यूअस फेज है। अगर उसका उल्टा कर दिया, ऑयल प्लस वाटर है, उसमें ऑयल है 8 ml, वाटर है 2 ml, तो ज्यादा किसमें है, ऑयल में ज्यादा है, तो वो क्या बन जाएगा, W/O इमल्शन बन जाएगा, क्योंकि ऑयल उसमें कंटिन्यूअस फेज है। यहाँ क्या है, वाटर उसमें कंटिन्यूअस फेज है, इसलिए O/W है। तो अगर इमल्शन O/W है, उसमें वाटर ज्यादा है, तो हमें इमल्सिफायर क्या है, सरफैक्टेंट की तरह रोल करता है। उसको दोनों तरफ, ऑयल की तरफ भी अट्रैक्ट होने के लिए कुछ बॉन्ड होते हैं और वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए भी कुछ बॉन्ड होते हैं। तो वो क्या करता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है दोनों के बीच का और दोनों को मिसिबल कर देता है। तो O/W मीन्स क्या है, वाटर की मात्रा ज्यादा है, उसमें वाटर ज्यादा होगा उस इमल्शन में, तो हमें ऐसा ही इमल्सिफायर यूज करना पड़ेगा जो O/W हो, जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल हो, लिक्विड में भी सॉल्युबल हो, लेकिन ज्यादा वाटर में, तो मिसिबिलिटी अच्छे तरह से हो सकती है। तो O/W इज राइट ऑप्शन। सो what is the answer of this question, that is O/W emulsifier is the answer.